हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सी निशांत कुमार और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक बहुत ही अमेजिंग मैराथन सेशन की सीरीज। एक्चुअली ये सीरीज चल रही है, मैं इसमें कंट्रीब्यूशन देने आ गया हूं। इस सीरीज का नाम है उम्मीद, रे ऑफ होप। तो यस गाइस, ये वाले जो मैराथन सेशंस चल रहे हैं ये आपके जनवरी 21 एग्जामिनेशंस के लिए हैं। और यहां पर जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं जिससे आपकी जो सोई हुई उम्मीद है वो वापस जग जाए। राइट तो मैंने बहुत सोचा कि यार मैं क्या करूं, मुझे आज और कल मैराथन्स लेने हैं, तो मैं क्या करूं, ऐसा क्या करा दूं जिससे आप लोगों के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए। ऐसा क्या करा दूं जो आज तक मैंने आप लोगों को कभी नहीं कराया है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी, काफी सारे स्टूडेंट्स काफी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सारे फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना दो, सारे फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना दो, सारे फॉर्मूले एक साथ याद करवा दो या कुछ कुछ भी इस टाइप का करवा दो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज और कल के मैराथन सेशंस में यही किया जाए। तो अब आज मैं आप लोगों के सामने बिजनेस मैथमेटिक्स के हर चैप्टर के फॉर्मूले को रिवाइज करवाऊंगा, याद करवाऊंगा, और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, यू कैन सी आई हैव नो नोट्स व्हाटसोएवर। ठीक है, सारे के सारे जो नोट्स मैं आप लोगों को बनाऊंगा, सारे के सारे जो फॉर्मूले मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, वो सब अपने दिमाग से याद करवाऊंगा। नाउ द बेस्ट वे फॉर यू टू यूटिलाइज दीज टू मैराथन सेशंस इज फॉर यू टू मेक नोट्स अलोंग विद मी। राइट अगर आप लोग सिर्फ ऐसे ही बैठ के देखते रहोगे कि हाँ एक मूवी चल रही है और साथ में पॉपकॉर्न खाते रहेंगे, हम खाना खाएंगे, तो नहीं होगा बॉस, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मैं हाथ से लिखूंगा। मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं टाइप कर दूं। ठीक है, मैं सारे के सारे फॉर्मुलेस टाइप कर करके आपको दिखाता रहूं, अपना स्क्रीन आपके सामने शेयर कर दूं, तो मेरी भी फॉर्मूला लिस्ट बन जाएगी, टाइप्ड फॉर्मूला लिस्ट बन जाएगी। लेकिन नहीं, अगर मैं टाइप करने लग जाऊंगा तो आप लोगों के मन में ये आ जाएगा कि यार आप तो टाइप कर रहे हो, हम आपकी स्पीड से मैच कैसे करें। राइट सो द थिंग इज कि आप लोगों की पढ़ाई हो चुकी है। नोबडी हियर, आई एम अज्यूमिंग नोबडी इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। आज अभी तक मैंने कोई मैथ्स नहीं पढ़ी, अभी तक मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आज और कल के मैराथन सेशंस देख के मुझे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो मैं पता नहीं क्या तीर मार लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा। ये आज और कल वाला सेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, अभी ऑब्वियसली 21 तारीख से एग्जाम्स है, तो वी कैन नॉट अज्यूम कि आप लोगों का कुछ भी सिलेबस बाकी है। एंड दिस एग्जाम हैज बीन पोस्टपोनिंग फॉर सो लॉन्ग दैट इट वुड बी रियली बैड अगर कुछ भी अभी बाकी हो गया या कुछ भी इस टाइप का। एनीवे, सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि ये वाला सेशन उन लोगों के लिए है जो लोग जनवरी 21 में एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को इस सेशन में होगा क्या, आई एम गोइंग टू मेक यू राइट डाउन एवरीथिंग। ठीक है, मैं जो कुछ भी यहां पर स्क्रीन पर लिखूंगा वो सब कुछ आपको लिखना है, क्योंकि वो लिखने से ही आप लोगों के फॉर्मूले याद होते रहेंगे और आपकी कॉपी में नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, बाकी मुझे मालूम है इस सेशन के दौरान कई सारे लोग बीच में आते रहेंगे, पीडीएफ अपलोड करोगे, पीडीएफ कब दोगे सर, इसकी पीडीएफ कहां अपलोड करोगे सर, इसकी पीडीएफ कहां दोगे सर, इसकी पीडीएफ शेयर कर देना प्लीज सर, इसकी पीडीएफ शेयर कर देना प्लीज। मैं सच बता रहा हूं, जितने भी लोग पीडीएफ की मांग करेंगे भाई लोग, मैं पीडीएफ तो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, पीडीएफ में दे ही नहीं पाऊंगा, कहां शेयर करूं मैं पीडीएफ। राइट कोई कहीं पर किसी ग्रुप पे नहीं है, कोई किसी ग्रुप पे नहीं है, कोई कहीं नहीं है, कोई कहीं नहीं है। तो YouTube पे ये क्लास चल रही है ओपन फॉर ऑल, एंड द बेस्ट वे फॉर यू टू यूटिलाइज। एंड एक बात ये है, पीडीएफ अगर मैं कहीं पर शेयर भी कर दूं, चलो ठीक है, उसके बाद भी पीडीएफ डाउनलोड करके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों को बेनिफिट अगर लेना है तो आप लोगों को मेरे साथ साथ लिखना होगा। इवन इफ यू आर ज्वाइनिंग लेट या इवन इफ यू आर सीइंग इट नॉट लाइक लाइव, अगर आप लोग इसको लाइव नहीं भी देख रहे हो तब भी आप लोगों को इसका बेनिफिट सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरे साथ साथ ये सारे फॉर्मूले लिखोगे। द वे आई एम डिक्टेटिंग द नोट्स, द वे आई एम राइटिंग द formulas, you are going to have to write the formulas with me. All right, Having said that, मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं कि दिस इज द अनअकैडमी वेबसाइट। यहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको आपके एजुकेशनल गोल्स पूरे करने में आपकी मदद करते हैं। यहां पर आते ही आपको स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना है। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद यू जस्ट क्लिक हियर ऑन सीए एंड सीएस, और आप यहां पर सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पेज पर आके आपको पता चलेगा कि what all you will get a lot of live classes, you'll get to prepare with a lot of top educators, and there are a lot of batches for syllabus completion that are going on right now. मेरी रिकमेंडेशन पता है आप लोगों के लिए क्या है? मेरी रिकमेंडेशन यह है कि आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो। 2 साल का सब्सक्रिप्शन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट इसमें दोनों इंक्लूडेड है। इफ आई जस्ट शो यू द अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में, इस वाले पेज पे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग यहां पर बैचेस फॉर सिलेबस कंप्लीशन में सी ऑल पर क्लिक करोगे ना,
तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ बैचेस फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज फॉर सीए इंटरमीडिएट। यहां पर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के दोनों बैचेस हैं, आपको दिखा देता हूं। ये देखो, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का अर्ली बर्ड बैच है, आरंभ May 21 सीए फाउंडेशन का बैच है, इंटर ग्रुप 1 अर्ली बर्ड बैच है, बहुत सारे बैचेस इस टाइप के, योद्धा बैच है, वार्म अप बैच है, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 वार्म अप बैच, बहुत सारे बैचेस यहां पर आप लोगों के लिए चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने एक बार अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दीस बैचेस एब्सोल्युटली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट विद नो एडिशनल कॉस्ट, राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को क्लियर करके आए, जैसे ही आप जनवरी में सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करके आए, आप तुरंत सीए इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर दें। तो प्लीज गो फॉर द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। और आप सबको मालूम है रेफरल कोड आपको कौन सा यूज करना है, निश10 निश10 निश10। उससे क्या होगा, आपको मिलेगा डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। क्या मिलेगा, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। निश10 लिखते ही जैसे यहां पर अप्लाई पर क्लिक किया, आपको 21,000 का प्राइस रह गया सिर्फ 18,900 का। लेट मी टेल यू, दीस प्राइसेस आर एक्सट्रीमली रीजनेबल। अगर आप कहीं पर भी बाहर जाते हो सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की तैयारी करने के लिए, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक लग जाते हैं कोचिंग के, ठीक है। और यहां पर आपको घर बैठे सारी की सारी चीजें विद मल्टीपल फैकल्टीज, विद डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, विद कलर्ड नोट्स, विद पर्सनलाइज्ड अटेंशन, विद एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट ओनली 18,900 रुपीज। सो प्लीज ओ प्लीज टेक द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यूज द कोड निश10 टू गेट 10% डिस्काउंट। लेकिन सर अभी तो हमारा जनवरी में फाउंडेशन एग्जाम है, हम अपने फाउंडेशन एग्जाम के तुरंत बाद ले लें तो फिर आपकी एक चीज मिस हो जाएगी। अगर आप अनअकैडमी पर आते हो और यहां पर आप मेरा नाम सर्च करते हो, निशांत कुमार, मेरा नाम सर्च करने के बाद आपको यहां पर मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी एंड यू कैन सी दैट आई एम करंटली द नंबर 2 एजुकेटर इन सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट व्यूड एजुकेटर्स इन द कंट्री। यहां पर आप लोग जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट पर सी ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको 2 कोर्सेज दिखाई देंगे। वन इज दिस कोर्स, टेस्ट सीरीज कोर्स ऑन बिजनेस मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर, व्हिच आई कंडक्टेड इन अक्टूबर। इसमें मैंने 9 टेस्ट लिए थे, 11 सेशंस हैं। आप ये टेस्ट सारे के सारे अटेंड कर सकते हो अगर आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया हो तो। और 10 टेस्ट का एक हमारे पास ये भी टेस्ट सीरीज कोर्स चला था पार्ट 2, ऑलराइट। जब दिसंबर वाले एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे तो ये हम लोगों ने नवंबर में एक टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी। तो देयर आर 19 टेस्ट ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर यू राइट नाउ। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि नहीं मेरे तो एग्जाम्स अभी 21 जनवरी से मेरे एग्जाम्स हैं तो मैं एग्जाम्स के बाद ले लूंगा, तो सर यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अभी भी कई सारे दिन हैं, ठीक है। और इन दिनों का भी अच्छे से यूटिलाइज करना आपके हाथ में, राइट। तो द बेस्ट thing for you to do is कि take the Unacademy Plus subscription right now, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज अटेंड कर लो। इन टेस्ट सीरीज को अटेंड करने से आपके पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है वो आपको आ जाएगा और आपको बहुत एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वंस अगेन कोड कौन सा यूज करना है, निश10 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 निश10। सारे बोलो निश10 निश10, आगे वाले निश10 निश10, पीछे वाले निश10 निश10, डिस्काउंट कोड निश10 निश10, आपको यूज करना है कोड निश10। हैविंग सेड दैट, मैं अब आ जाता हूं हमारे आज के मुद्दे पर, और हमारा आज का मुद्दा है उम्मीद, अ रे ऑफ होप। और अ रे ऑफ होप में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज। सब लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, सब मेरे साथ साथ लिखेंगे। और अगर किसी को मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है तो आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है, नहीं तो पॉज करके देखते रहना इसको, ठीक है। लेकिन लिख जरूर लेना और ये मत करना कि चलो बाद में देख लूंगा, ठीक है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, मैं बार बार इस चीज को बोलता रहूंगा, आप लोगों को इस सेशन का फायदा सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप लोग एक फ्रेश पेज पर इसको लिखना शुरू करोगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक अ कपल ऑफ पेजेस। हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में, जिसमें से चैप्टर नंबर 8 तो हम लोग मानते ही नहीं कि वो हमारे सिलेबस में, बिकॉज दैट इज कैलकुलस। उसमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट जाता है, लेकिन उसका जो वर्थ है वो उतनी ज्यादा नहीं है। तो विल बी डूइंग द फॉर्मूला मैराथन फॉर द 7 चैप्टर्स, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, और हम लोग सीक्वेंशियली चलेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल सीक्वेंशियली चलेंगे। तो यहां पर लिखो बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज, बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज। और यहां पर सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 1 में सबसे पहले हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे रेशियो, ठीक है। और अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोग लिखते रहोगे, ठीक। तो सबसे पहले लिखो
inverse ratio. Now everybody knows what an inverse ratio is, all right? तो A by B, B by A, एवरीबडी नोज. इतना लिखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इनवर्स रेशियो का मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर. ठीक, फिर लिखो कंपाउंड रेशियो A by B C by D. A by D C by D is equal to A into C upon B into D. ये हो गया आपका कंपाउंड रेशियो. ठीक, फिर नीचे लिखो डुप्लीकेट रेशियो. वंस अगेन दोज हु आर ज्वाइनिंग राइट नाउ, ये फॉर्मूला शीट जब तक आप लोग मेरे साथ साथ लिखोगे नहीं तब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो प्लीज कीप ऑन राइटिंग विद मी. ठीक, डुप्लीकेट रेशियो A by B, A square by B square. Next, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो A by B square root of A upon square root of B. देखो ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो A बाई बी ये आता है आपका A क्यूब बाई B क्यूब. फिर लिखो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो A बाई बी में क्यूब रूट ऑफ A बाई क्यूब रूट ऑफ B. Cube root of A by cube root of B. We're done with ratio. Next page पे heading डालो proportion. लिखो सबसे पहले लिखो क्रॉस प्रोडक्ट रूल. क्रॉस प्रोडक्ट रूल, if A by B is equal to C by D, then AD is equal to BC. If A by B is equal to C by D, then AD is equal to BC. Next लिखो invertendo. If A by B is equal to C by D, then B by A is equal to D by C. Then B by A is equal to D by C. Next लिखो alternando. If A by B is equal to C by D, then D by B is equal to C by A, or A by C is equal to B by D. D by B is equal to C by A, or A by C is equal to B by D. Next लिखो componendo. If A by B is equal to C by D, then A plus B by B is equal to C plus D by D. I hope you guys are writing with me. नेक्स्ट लिखो डिविडेंडो. इफ A by B is equal to C by D, then A minus B by B is equal to C minus D by D. नेक्स्ट लिखो componendo and dividendo. One more thing, please do not just keep copying whatever I'm writing. Alright? जैसे ही मैंने हेडिंग लिखी ना, अपने दिमाग में फॉर्मूला सोचो और उसको खुद से लिख लो. अगर आप मेरे से पहले लिखोगे ना तो इट विल इवन बेनिफिट यू मोर. ठीक है, मतलब ये ना हो ना कि मैंने डिविडेंडो लिखा फिर मैंने ये लिखा उसके बाद सर वेट 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 आई एम स्टिल राइटिंग.
ठीक है, ये वाली चीज नहीं चाहिए। जैसी मैं हेडिंग लिखूं, यू शुड बी वेरी प्रोएक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको बहुत प्रोएक्टिव होना होगा। जैसी मैंने हेडिंग डाली कंपोनेंट एंड वेरेंडो, फर्स्ट तुरंत लिखो इसको, ठीक है, कंपोनेंट एंड वेरेंडो लिखो। इफ a by b is equal to c by d, then a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. Addendo. If a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to g by h is equal to dot 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 dot, then each ratio is equal to a plus c plus e plus g plus dot 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 upon b plus d plus f plus h plus dot dot dot. सर ये वाला समझ में नहीं आया, रिवाइज करो पुराना वाला, ठीक है। सारी चीजें ये सब क्लास में पढ़ाई हुई थी रेगुलर क्लासेस में, तो उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अभी फॉर्मूला मैराथन चल रहा है। Subtrahendo. If a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to g by h is equal to dot 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 dot, then each ratio is equal to a minus c minus e minus g minus dot 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 upon b minus d minus f minus h minus dot 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 dot. ये हो गए आपके प्रोपोर्शन के सारे फॉर्मूलाज। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो इंडिसीज। इंडिसीज पॉइंट नंबर 1, a raised to the power n is equal to a into a into a into a into dot 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 n times ठीक, n times. Second, a raised to the power minus n is equal to 1 upon a raised to the power n. Third, a raised to the power 0 is equal to 1. Fourth, a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. मतलब अगर आपके बेसिस सेम हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी। फिफ्थ, a raised to the power m upon a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. मतलब अगर आपके बेसिस सेम हैं और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, a raised to the power m whole raised to the power n is equal to a raised to the power m into n. Next, a into b whole raised to the power n is equal to a raised to the power n into b raised to the power n, or a by b whole raised to the power n is equal to a raised to the power n upon b raised to the power n. Last, a raised to the power m by n is equal to a raised to the power m whole raised to the power 1 by n, ठीक है, और a raised to the power 1 by n whole raised to the power m। थर्ड लॉ से लिंक करेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a raised to the power m की nth रूट, a raised to the power m की nth रूट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to the power 1 by 3, इसको क्या लिखते हैं 2 raised to the power 1 और इसकी क्यूब रूट, है ना। फॉर एग्जाम्पल 5 raised to the power 2 by 4, 2 by 4 नहीं 2 by 5, या हाँ 2 by 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर की फिफ्थ रूट, 5 स्क्वायर की फिफ्थ रूट, ठीक है। एंड लास्ट में आ जाओ, हेडिंग डालो लॉगरिथम्स। लिखो
पॉइंट नंबर 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। इसको लॉग के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है? log of 8 to the base 2 is equal to 3. log of 8 to the base 2 is equal to 3. ये मैंने ABC के टर्म्स में नहीं लिखवाया क्योंकि ऐसे ज्यादा क्लैरिटी से समझ में भी आता है, याद भी होता है. सेकेंड, log 1 to the base A is equal to 0. 3. log A to the base A is equal to 1. फिर लिखो log of m into n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. Next, log of m by n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a. Next, log of m raised to the power n base a is equal to n into log m base a. Next, log m base a is equal to log m upon log a, और आप बेस में कुछ भी लिख सकते हो, तो बेस b कुछ भी. दिस इज नोन एज अ बेस चेंज फॉर्मूला. ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला. नेक्स्ट, 1 अपॉन log m to the base a is equal to log a to the base m. Next, a raised to the power log n to the base a is equal to n. अगर ये वाला बेस सेम है तो आंसर आपका आ जाएगा n. लास्ट, log of n raised to the power p to the base a raised to the power q is equal to p upon q into log n base a. ये तो हमें मालूम ही था कि ये जो नंबर की पावर होती है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, जो बेस की पावर होती है वो इधर आकर डिवाइड हो जाती है. तो p by q into log n base a. And this completes your revision. This completes the formula for chapter 1. अब हम लोग हेडिंग डालेंगे चैप्टर 2, इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस. राइट, ऑलराइट. तो जो सिंपल इक्वेशंस होती हैं उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है. फॉर्मूला आता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में. जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशंस हैं उनमें से भी कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और काफी सारी अलग चीजें होती हैं, नेचर ऑफ रूट्स एंड ऑल, तो वो मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं. वो थोड़ी सी समराइज वे में मैं आप लोगों को लिखवा भी दूंगा, नेचर ऑफ रूट्स का भी लिखवा दूंगा, और चैप्टर 2 के फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले हैं वो भी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 डालिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा are the two roots, then alpha is equal to minus b plus b square minus 4ac का square root upon 2a, and beta is minus b square minus 4ac का square root upon 2a. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. थर्ड पॉइंट लिखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. फिर लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा are the
roots of an equation, if alpha and beta are the roots of an equation, then the equation is given by x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है. पॉइंट नंबर 5 लिखो, नेचर ऑफ रूट्स. पॉइंट नंबर 5 इज नेचर ऑफ रूट्स. ऑलराइट, इधर लिखो, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको. 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक. बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0. बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस दैन 0. ठीक है. बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन 0 या लेस दैन 0. अगर इक्वल टू 0 है तो यहां पर लिखो रियल इक्वल. मतलब इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन योर रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. ठीक है. इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन योर रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. इफ योर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस दैन 0, if b square minus 4ac is less than 0, then your roots will be imaginary and unequal. एकदम उल्टा. ठीक है. Imaginary and unequal. If b square minus 4ac is equal to 0, then your roots are real and equal. If b square minus 4ac is less than 0, then your roots are imaginary and unequal. ठीक है. अब बात आती है ये b square minus 4ac is greater than 0. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले तो यहां पर लिखेंगे b square minus 4ac is perfect square. ठीक. फिर यहां लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर. मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ग्रेटर दैन 0 है तो 2 चीजें फिर से चेक करनी है, क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर है या ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है. अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर है, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वेयर है, देन योर रूट्स विल बी रियल, रैशनल and unequal. Real, rational and unequal. ठीक है. और अगर यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो योर रूट्स विल बी रियल, irrational and unequal. ठीक है. तो दिस इज योर चार्ट फॉर नेचर ऑफ रूट्स. दिस इज योर चार्ट फॉर नेचर ऑफ रूट्स. ठीक. b square minus 4ac is equal to 0, then your roots are real and equal. b square minus 4ac is less than 0, imaginary and equal. And if b square minus 4ac is greater than 0, then you need to check 2 things. If b square minus 4ac is a perfect square, then real, rational and unequal. And if b square minus 4ac is not a perfect square, then real, irrational and unequal. ठीक है. नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आएगा? पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 लिखो, irrational roots occur in conjugate pairs. Irrational roots occur in conjugate pairs. That is, if m plus root n is a root of an equation, then
the other root will be m minus root n. The other root will be m minus root n. Irrational roots occur in conjugate pairs, that is, if m plus root n is the root of the equation, then the other root will be m minus root n. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ वन रूट इज द reciprocal of the other root, if one root is the reciprocal of the other root, then their product is equal to 1. ठीक है, अगर एक रूट आपकी 2 है, दूसरी रूट आपकी रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 ही होगा, राइट? Therefore c by a is equal to 1. c by a कहां से आया? यहां पर लिखा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c by a. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c by a. ठीक, तो c by a is equal to 1. This implies that c is equal to a. हाँ, अब समझ में आया, ठीक है. पॉइंट नंबर 8 लिखो. पॉइंट नंबर 8, if one root is equal to the other root, if one root is equal to the other root but opposite in sign, then their sum is equal to 0. ठीक है, this means minus b by a is equal to 0. माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0. कैसे? सम क्या होता है? सम इज माइनस बी बाई ए. ये देखो, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए. ठीक, तो सम इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 0. ठीक है सर, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 0. बी इज इक्वल टू 0, राइट? ओके, तो इक्वेशंस में हमारे पास कुछ और है नहीं. मैट्रिसेस में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं. मैट्रिसेस में भी व्हाट ऑल वी हैव इज, मैट्रिसेस में वी हैव, देखो मैट्रिक्स क्या होता है ये तो आप सबको मालूम ही है, ठीक है. अब मैट्रिसेस में भी हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बस एक कुछ समझने की चीज है, राइट? Otherwise what we have a row matrix. What is a row matrix? जिसमें सिर्फ एक रो होती है. What is a column matrix? जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है. What is a zero matrix और a null matrix? Zero matrix मतलब हर एलिमेंट उस मैट्रिक्स का जीरो होता है. What is a square matrix? Square matrix मतलब number of rows is equal to the number of columns. What is a diagonal matrix? What is a diagonal matrix? Diagonal matrix में आपका क्या होता है? सिर्फ diagonal वाली एलिमेंट, सिर्फ diagonal में आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ डायगोनल में आपके नंबर्स होते हैं. व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल का हर एलिमेंट सेम नंबर है. सपोज 45 45 45, ठीक है. व्हाट इज अ यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल का हर एलिमेंट 1 होता है, ठीक है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट. उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की? डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है, बाकी आगे पीछे ऊपर नीचे कोई एलिमेंट्स नहीं है, राइट. स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स इज ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में हर एलिमेंट आपका सेम नंबर है. सपोज 45 है, 47, तो 47 47 47, राइट. देन व्हाट इज अ यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स जिसमें आपके डायगोनल में नंबर 1 है, 1 1 1, राइट. देन वी हैव एन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स. डायगोनल और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स में सारा ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरोस हैं, नीचे वाले सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हैं. व्हाट इज अ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स? डायगोनल और उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स आपके नॉन जीरोस हैं, ऊपर वाले सारे के सारे आपके जीरोस हैं. व्हाट इज अ सब मैट्रिक्स? एक बड़ा सा मैट्रिक्स लो, उसके छोटा सा पोर्शन लेकर एक छोटा सा मैट्रिक्स बना दो, तो दैट इज नोन एज अ सब मैट्रिक्स. व्हाट इज एन इक्वल मैट्रिक्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वल मैट्रिसेस? इक्वल मैट्रिसेस आपके वो होते हैं जिसमें आपका दोनों मैट्रिसेस का हर एलिमेंट आपका सेम होता है, ऑर्डर भी सेम है, हर एलिमेंट भी सेम है. तो एकदम बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है. नाउ उसके बाद भी कम टू अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. इनमें कोई फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि बात शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज भी करा दे रहा हूं, एक बार रिकैप करवा दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में, राइट.
जैसे कोई भी फॉर्मूला आएगा मैं आप लोगों को तुरंत लिखवाऊंगा, ठीक है। तो अभी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते हो, राइट। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर सपोज आपके पास a माइनस बी है तो आप b के हर एलिमेंट को a के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस कर दोगे। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि आपने एक एलिमेंट को, आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज 3x3 का आपके पास मैट्रिक्स है, और बाहर मैट्रिक्स के बाहर आपके पास एक नंबर है 3, तो इफ यू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विद द नंबर 3 देन दैट इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स? अगर आपने हर एलिमेंट का, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, अगर आपने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन बदल दिया, तो दैट इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में दो चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। सबसे पहली चीज तो ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इसका अगर यहां पर मैं चलो लिख देता हूं, हेडिंग डालो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यहां हेडिंग डाली थी क्या इक्वेशंस की? हेडिंग नहीं डाली थी ना, चलो कोई बात नहीं, यहां डाल दो अब इक्वेशंस। ये तो जो अभी तक हम लोगों ने लिखा वो सारा का सारा इक्वेशंस में लिखा, और अब जो हम लोग लिख रहे हैं वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे, ठीक। अभी तक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में भी काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को रिवाइज कराई, उनको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको लिखने की जरूरत है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट। तो इफ A and B are two matrices, then the product AB is possible only if the number of columns of A is equal to number of rows of B, ठीक। मतलब A is m क्रॉस n, B is n क्रॉस P, ठीक है। तो n और n, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज द सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ B, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा AB, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस P, m क्रॉस P, m क्रॉस P। प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस P, ठीक है। AB will never be equal to BA. AB will never be equal to BA. ठीक, AB will never be equal to BA. Right? Okay. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि आपने हर एलिमेंट को, जो कि आपका रो में था, उसको कॉलम में कर दिया, और जो भी कॉलम्स थी आपको उसने रोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये उसमें कुछ लिखने का नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको मैं आप लोगों को लिखवाऊं, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि आपने रोज और कॉलम्स की पोजीशंस को जब इंटरचेंज कर देते हो, देन दैट इज नोन एज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर आपने रोज और कॉलम्स की पोजीशंस को चेंज भी कर दिया, then also that will give you the original matrix। मतलब चाहे आप मैट्रिक्स कर लो, चाहे आप उसका ट्रांसपोज कर लो, both will be equal, ठीक है। the transpose of a symmetric matrix is the same as the original matrix। now what is the skew symmetric matrix? skew symmetric matrix एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, suppose there is a matrix A, उसका आपने ट्रांसपोज किया, उसका ट्रांसपोज becomes equal to -A। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, ठीक है, कि हर एलिमेंट का साइन बदल जाता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर आपने ट्रांसपोज लिया तो उसके हर एलिमेंट का, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसके हर एलिमेंट का साइन बदल जाएगा। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A, दैट इज नोन एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर मैट्रिक्स का डिस्कशन। डिटर्मिनेंट्स पे हम लोग आ जाते हैं। तो एक 2x2 का डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट of a 2x2 matrix A, B, C, D is given by A into D minus C into B, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय AD माइनस BC। लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 matrix, determinant of a 3x3 matrix A1, A2, A3
B1 B2 B3 C1 C2 C3 is given by A1 फिर B2 B3 C2 C3 माइनस A2 मल्टीप्लाइड बाय B1 B3 C1 C3 प्लस A3 मल्टीप्लाइड बाय B1 B2 C1 C2। ये ठीक है। इसको अगर और कायदे से लिखा जाए तो A1 मल्टीप्लाइड बाय B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है, माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस C1 B2। ये ठीक है। नाउ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? पॉइंट नंबर 5 लिखो। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। देन वील टॉक अबाउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। माइनर्स को जाने दो, माइनर्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कोफैक्टर, ठीक, या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख देता हूं सीधा, जो प्रैक्टिकली रेलेवेंट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स A B C D, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, ये आपका क्या हो जाएगा? A की जगह पर आप D लिखोगे विद द सेम साइन, B की जगह पर आप C लिखोगे विद द ऑपोजिट साइन, C की जगह पर आप B लिखोगे विद द ऑपोजिट साइन, और D की जगह पर आप A लिखोगे विद द सेम साइन। दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखवाने का नहीं है, समझाने का ही है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से एक बहुत क्विकली बता दे रहा हूं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 3 -2 4 -5 6 और आपके पास है 3 5 2, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? आपको रिपीट करनी है द कॉलम्स, ठीक है। आपको पहले और ये दो कॉलम्स आपको रिपीट करने, तो ये हो जाएगा आपका 1 4 3 3 -5 5। आपने पहले दो कॉलम्स को रिपीट कर दिया, उसके बाद आप पहली दो रोज को रिपीट करोगे अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 3 -2 1 3, और फिर ये हो जाएगा 4 -5 6 4 -5, ठीक। अब आप पहली रो को एलिमिनेट कर दोगे और आप पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दोगे। पहली रो और पहले कॉलम को आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब आप अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, एक 3x3 कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, तो कैसे बनेगा? जो इसका पहला एलिमेंट होगा ना, वो इन दोनों का डिटर्मिनेंट होगा। मतलब -5 × 2 × 5 -6, -5 × 2, सॉरी, हाँ यही होगा, -5 × 2 -6 × 5, तो -10 -30, तो यहां पर आ जाएगा -40। अब जो दूसरा होगा आपका, जो दूसरा एलिमेंट होगा, यहां पर तो आ गया -40, ठीक है। अब जो दूसरा एलिमेंट होगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा। तो 6 3 18 2 4 8, तो 18 -8, 18 -8 इज आपका, यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर आएगा आपका 10। उसके बाद तीसरा एलिमेंट आपका ऐसे आएगा, तो 4 5 20 -15, तो 20 + 15 मतलब 35, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करा रहा था। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट कैसा आएगा? ये इनका डिटर्मिनेंट 5 × -2 -3 × 2, तो 5 × -2 इज -10 -6, तो यहां पर आ जाएगा आपका -16, यहां पर आएगा -16। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है। रेगुलर क्लासेस में अच्छे से इसको करवाया हुआ है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग। पॉइंट नंबर 8, adjoint of a matrix। adjoint of a matrix, adjoint of a matrix क्या होता है? ट्रांसपोज of a cofactor
matrix. Adjoint of a matrix is equal to transpose of the cofactor matrix. ठीक, पॉइंट नंबर 9 डालो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. पॉइंट नंबर 9, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लिखो, a रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a. ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. राइट, नेक्स्ट लिखो, सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लिखो, 2x minus 3y is equal to 3, 4x minus 11y is equal to 11. ठीक, a क्या बनेगा आपका, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 2, 4, -3, -11. a बना आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x बना आपका x और y वाला मैट्रिक्स, और b बना आपका रिजल्ट मैट्रिक्स 3 और 11. ठीक है, तो ax is equal to b and this implies x is equal to a inverse into b. a inverse into b. ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे अगर मान लो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, कोई ऐसे एमसीक्यू आ गया जिसमें एक्चुअली सॉल्व करने की, देखो कोई भी एक्चुअली सॉल्व करने की बारी आएगी तब तो आप लोग ट्राई दी ऑप्शंस वाले ही मेथड यूज करोगे, लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, ठीक है, तो यू मस्ट नो कि द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय a, द x एंड y वाला मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय x एंड द रिजल्ट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय b सच दैट a into x इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स into b. x is equal to a inverse into b. ठीक, पॉइंट नंबर 11 लिखो, सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग Cramer's rule. सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग Cramer's rule. ठीक है, फिर इसमें लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू d1. ठीक है, फिर लिखो a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. देन वी हैव a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. Solution of the above is given by, solution of the above is given by x is equal to delta x upon delta, y is equal to delta y upon delta, z is equal to delta z upon delta, where delta is what? Delta is a determinant of a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. ठीक, ये तो हो गया आपका डेल्टा. व्हाट इज डेल्टा x? डेल्टा x में बस यहां पर a1, a2, a3 की जगह पर जो कि x के कोएफिशिएंट्स हैं आपको लिखना है d1, d2, d3, बाकी सब सेम रहेगा, b1, b2, b3, c1, c2, c3. डेल्टा y आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा y विल बी a1, a2, a3. अब y के कोएफिशिएंट्स की जगह पर आपको लिखना होगा d1, d2, d3 एंड हियर विल हैव c1, c2, c3. ठीक, डेल्टा z में क्या हो जाएगा? z के कोएफिशिएंट्स की जगह मतलब c1, c2, c3 की जगह पर आपको लिखना होगा d1, d2, d3, बाकी सब सेम है, a1, a2, a3, b1, b2, b3 एंड d1, d2 और d3. ये आपका हो गया डेल्टा z.
राइट उसके बाद आपके पास कुछ चीजें होती हैं, वो फॉर्मूला नहीं है लेकिन कुछ नोट से मैं आप लोगों को एक बार ऐसे ही रिवाइज करा देता हूं कि अगर आपका डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर आपका डेल्टा जीरो नहीं है, डेल्टा अगर आपका जीरो नहीं है, डेल्टा अगर जीरो नहीं है मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कंसिस्टेंट, और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन इस तरह से आता है, x इज गिवन बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y इज गिवन बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z इज गिवन बाय डेल्टा z अपॉन डेल्टा, राइट। तो ये तो तब है अगर आपका डेल्टा जो है वो जीरो नहीं है, राइट। दूसरा नोट क्या था आपका कि अगर आपका डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा x भी जीरो है, डेल्टा y भी जीरो है, डेल्टा z भी जीरो है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट सिस्टम। और तीसरा नोट था आपका कि अगर आपका डेल्टा जीरो होगा, अगर आपका डेल्टा जीरो होगा और डेल्टा x, डेल्टा y या डेल्टा z में से कोई भी एक नॉन जीरो होगा, देन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, पूरा सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। So this was all the formulas of chapter 2. Next we'll talk about the formulas of chapter 4, time value of money, क्योंकि chapter 3 linear inequalities में कुछ फॉर्मूले है ही नहीं, ठीक है। linear inequalities में क्या फॉर्मूले है, एक्चुअली linear inequalities में कोई फॉर्मूला है ही नहीं, राइट। तो आप लोग हेडिंग डालो chapter 4, chapter 4 की हेडिंग डालेंगे और एक एक करके लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू P इंटू I इंटू टी, ठीक है। I इज इक्वल टू P इंटू I इंटू टी, तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, स्मॉल I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल एंड स्मॉल t इज टाइम इन ईयर्स, ऑलराइट। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तीसरा आप लिख लो a इज इक्वल टू p प्लस आई, ये तो आपका है ही, इससे आपका क्या आया p प्लस पी आई टी, दिस i की जगह पर पी आई टी लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहां से p कॉमन ले लिया, p कॉमन हो गया तो दिस विल बिकम 1 प्लस आई टी। तो एक तीसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया कि a इज इक्वल टू p प्लस वन, p इंटू वन प्लस आई टी, राइट। वैसे आप लोग अगर सिर्फ इतना भी फॉर्मूला याद रखोगे ना तो पूरा काम बन जाएगा आपका, बट दिस इज जस्ट फॉर के सारे फॉर्मूले आपके एक जगह पर हो जाएं, राइट, ओके। तो फोर्थ में आप ये लिख सकते हो, हमारे पास ये था ना a इज इक्वल टू पी प्लस पी आई टी, इसी को अगर यहां पर लिखूं मैं a इज इक्वल टू पी प्लस पी आई टी, राइट, तो इससे मैं डिराइव कर सकता हूं कि i इज इक्वल टू a माइनस पी अपॉन पी टी, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट, इसी से a इज इक्वल टू पी प्लस पी आई टी को मैं वापस यहां पर अगर लिखूं a इज इक्वल टू पी प्लस पी आई टी, तो इसी से मैं डिराइव कर सकता हूं कि t इज इक्वल टू a माइनस पी अपॉन पी आई, ठीक है, a माइनस पी अपॉन पी आई, ये भी मैं यहां पर डिराइव कर सकता हूं। तो अब बात हो सकता है ये आप लोगों के दिमाग में आए कि सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे पता चलेगा, वो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको पढ़ के पता चलेगा और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पता चलेगा, राइट। अगर क्वेश्चन ने कहा कि स्मॉल आई निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो ऑब्वियसली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, स्मॉल आई निकालो, तो ऑब्वियसली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया हुआ तो, अगर क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया हुआ होगा तो, ठीक है, सपोज क्वेश्चन में सिर्फ प्रिंसिपल दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट दिया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि p प्लस आई करके आपने अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, लेकिन उससे फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि a माइनस पी आपका अल्टीमेटली कैपिटल आई ही तो होता है, राइट। तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द क्वेश्चन एंड दैट विल आल्सो कंप्लीटली डिपेंड अपॉन व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, राइट। यहां पर मैं एक बार जल्दी से सिंबल्स लिखवा देता हूं, ये फॉर्मूले की तो मैंने लिखवा दिए, सिंबल्स यहां पर लिखवा देता हूं। p इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, a इज इक्वल टू अमाउंट, i इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, ठीक है। t इज इक्वल टू टाइम इन ईयर्स, नाउ आई होप यू रिमेंबर कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे तो आपको दिया रहेगा ना 15% या 15.5% या कुछ इस टाइप का, तो हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, यू सिंपली डिवाइडेड बाय 100, राइट। टाइम आपको हो सकता है कुछ अजीबोगरीब मंथ्स में भी दिया हुआ हो, 3 years 3 months, 1 year 8 months, 1 year 6 months, राइट। तो हाउ डू यू कन्वर्ट मंथ्स इनटू ईयर्स, यू डिवाइड द मंथ्स बाय 12,
राइट तो अगर सपोज आपका दिया हुआ है 1 ईयर 8 मंथ्स, अगर आपका टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 8 मंथ्स, तो हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स? आपका ये हो जाएगा 1 ईयर प्लस 8 मंथ्स, ठीक है, जाहिर सी बात है 1 ईयर 8 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर प्लस 8 मंथ्स, तो दिस इज इक्वल टू 1 ईयर प्लस 8/12 ईयर्स, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 8/12 ईयर्स. This will be your, this is how you convert months into years. Alright, तो this completes all the formulas for simple interest. Now we'll write compound interest. तो इसी में हम लोग आगे करते हैं, पॉइंट नंबर 5 तक हो गया ना. पॉइंट नंबर 6 देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों को अमाउंट निकालने का फॉर्मूला दिया जाता है, एंड अमाउंट आपका कैसे निकलता है? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज्ड टू द पावर टी इंटू नॉक पी, रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी. ठीक है, सारे सिंबल्स का मतलब वही है. ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, टी का मतलब टाइम इन ईयर्स. राइट, यहां पर जो नॉक पी है, वेयर नॉक पी इज व्हाट? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर. नॉकपी इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर. ठीक है, और नॉकपी आपका क्या होता है? नॉकपी आपका कैसे निकलेगा? नॉकपी आपका निकलेगा अगर आपका सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली में नॉकपी विल बी 1. ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली में नॉकपी विल बी 1 क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही है. राइट, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर इज योर इंटरेस्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल? ओनली 1 टाइम. नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इन एन एंटायर ईयर, पर ईयर इन एन एंटायर ईयर, हाउ मेनी टाइम्स योर इंटरेस्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द प्रिंसिपल? कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है? एनुअली हो रही है. साल में एक बार योर इंटरेस्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द प्रिंसिपल, इसलिए नॉकपी आपका हो जाएगा 1. ठीक है, हो सकता है कई लोगों को आज पहली बार समझ में आया, ओह अच्छा. ठीक है, कंपाउंडेड मंथली, अगर मंथली है तो नॉकपी आपका क्या हो जाएगा? नॉकपी विल बी 12. कंपाउंडेड मंथली, साल में कितनी बार आपका जो कंपाउंडिंग, साल में कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है? हर महीने हो रही है. मतलब एवरी मंथ योर इंटरेस्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर प्रिंसिपल. मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर कितने हो गए आपके? 12 हो गए, एंड सो ऑन. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में आपका हो गया नॉकपी इज 2. ठीक है, हाफ ईयरली इज 2, क्वार्टरली 4, एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरह से ये आपका चलता है कन्वर्जन पीरियड वाला. कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास अमाउंट निकालने का तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी. बुक्स में T इंटू नॉक पी को N बोला जाता है. बुक्स में T इंटू नॉक पी को स्मॉल n बोला जाता है, और N को ये लोग बोलते हैं टोटल कन्वर्जन्स. टोटल कन्वर्जन्स मतलब टोटल कितनी बार आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, और जाहिर सी बात है दिस इज टाइम इन इयर्स. ठीक है, कितने साल, एंड दिस इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, तो बात तो वही आएगी ना. ठीक है, अगर आपका टाइम है 2 साल और हर साल आपका इंटरेस्ट 4 बार प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल कन्वर्जन्स कितने हुए हैं आपके? 4 इंटू 2 8. बात यही है ना. अगर आपका टाइम 2 years है, राइट, एंड योर इंटरेस्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल 4 times in 1 year, देन हाउ मेनी टोटल कन्वर्जन्स आर देयर इन द एंटायर ड्यूरेशन? 8. ठीक है, तो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है आपकी. तो ये हो गया आपका. जल्दी से मैंने आप लोगों को नॉकपी और कन्वर्जन्स एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है. अब इसी में अगर आप लोगों को वो निकालना होता है डेप्रिसिएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस में ऑल यू हैव टू डू इज बस आई की जगह पर जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा ना, वो आपका नेगेटिव में होगा. वो आपका नेगेटिव में होगा. जो भी कॉस्ट होगी एसेट की, दैट विल बी योर प्रिंसिपल, और जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी 10 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी आपकी स्क्रैप वैल्यू होगी उसको आप लिखोगे अमाउंट में. ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो भी डेप्रिसिएशन का रेट होगा उसको आप नेगेटिव में लिखोगे. राइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 लिखो आप. पॉइंट नंबर 7 इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. तो CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी माइनस 1 माइनस IT. ये आपका हो गया द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, फिर 8th है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज्ड टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1.
ठीक है। E इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और ये जो आई होता है इसको ये लोग बोलते हैं नॉमिनल रेट है, मतलब टर्मिनोलॉजी में थोड़ी सी आपको बता रहा हूं, बोलते हैं इसको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, होता वही चीज है, ठीक है। तो ये आपका रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी वेयर टी इज योर टाइम इन ईयर्स, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। नाउ लेट्स कम टू एन्युइटी। नाउ लेट्स कम टू एन्युइटी। एन्युइटी में भी सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, या एन्युइटी से पहले फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करें। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, ऑफ अ सिंगल अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, यही जो अमाउंट का फॉर्मूला था, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, ये है आपका आज का अमाउंट। फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? ए हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट इज नथिंग बट अमाउंट in the compound interest formula, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल इन द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। कई बार हम लोगों ने इस बारे में बात की है कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें ये जो a है दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, एंड इसमें ये जो p है दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मान लो आपसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट पूछा है, बताया है 10 साल बाद किसी पैसे की वैल्यू 3 लाख रुपए है, बताओ आज उसकी वैल्यू क्या होगी? तो व्हाट यू विल डू इज p इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस i बाई नॉक p रेज्ड टू द पावर t इंटू नॉक p। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। a अपॉन 1 प्लस i बाई नॉक p रेज्ड टू द पावर t इंटू नॉक p, राइट। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। पॉइंट नंबर 11 लिखो। पॉइंट नंबर 11 आप लोग लिखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर कैसे आती है? द अमाउंट ऑफ एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस i बाई नॉक p raised to the power t into knock p minus 1 whole divided by I by knock p। ये रहा, ठीक है। a into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1 whole divided by I by knock p, this is future value of annuity regular। all right, next future value of annuity due। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू क्या हो जाता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू में ये जो एंटायर चीज है, ये जो पूरी की पूरी चीज है ना, एग्जैक्टली यही वाली चीज आपकी यहां पर आके कॉपी हो जाएगी। एग्जैक्टली आपकी यही वाली चीज कॉपी हो जाएगी। आप लोग अपनी कॉपी में तो ऑब्वियसली कॉपी नहीं कर सकते हो, तो आपको दोबारा टाइप करना, दोबारा लिखना होगा, ठीक है। एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आई बाई नॉक पी। The entire formula for future value of annuity regular will get multiplied with 1 plus I by knock p, and this will give you future value of annuity due. All right. Point number 13. Present value of annuity regular. Present value of annuity regular fresh page पे लिखूंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। कमाल की बात यह है कि जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला है दिस वन, इसी से आपको बताता हूं कि कैसे आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। इसी से आपको बताता हूं, देखना अभी। ये है, ठीक। इसी फॉर्मूले में ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये वाला, ये इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर दो, खिसका दो इसको, ठीक है। और यहां पर मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज्ड टू द पावर टी इंटू नॉक पी। दिस इज द फॉर्मूला।
1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. This is the formula for present value of annuity regular. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर में ही ये जो नीचे डिनोमिनेटर में बस आपका ये जुड़ जाना है और कुछ नहीं है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है सर इनिशियल रिसीट या पेमेंट प्लस पीवी ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर n-1 periods, n-1 periods, पीवी ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर n-1 periods। याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था n का मतलब होता है t इंटू नॉक पी, n का मतलब होता है t इंटू नॉक पी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालना है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालें, टाइम है सपोज 3 इयर्स, नॉक पी है सपोज 4, तो आपके नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स कितने हो गए, 12 हो गए। आपके नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स आपके 12 हो गए। यहां पर बोल रहा है इनिशियल रिसीट या पेमेंट, सपोज 10,000 की थी वैल्यू, तो 10,000 प्लस पीवी ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर n-1 पीरियड्स, मतलब 12-1 मतलब 11 पीरियड्स के लिए, 11 पीरियड्स के लिए, 11 पीरियड्स के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना होगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर आप इधर निकालते हो। मतलब दिस t इंटू नॉक पी की जगह पर आप जो पहले 12 आता आप यहां पर कर दोगे 11, और ये t इंटू नॉक पी की जगह पर आप यहां पर कर दोगे 11। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब एग्जैक्टली एज इट इज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू वाला। उसके बाद पॉइंट नंबर 15, आई थिंक दिस इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू a अपॉन i बाई नॉक पी, a अपॉन i बाई नॉक पी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज a अपॉन i बाई नॉक पी, एंड द लास्ट फॉर्मूला pv ऑफ परपेचुअल ग्रोथ, पीवी ऑफ परपेचुअल ग्रोथ ये क्या होता है आपका, a अपॉन i माइनस जी, where I is the rate of interest, वही nominal interest rate, and G is the growth rate. G is the growth rate. Perpetual growth is perpetual growth की present value is given by A upon I minus G. ठीक है, एक चीज बस और है छोटी सी, nominal rate of return is equal to real rate plus inflation. नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कैपिटल बजटिंग, नेट सॉरी हाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, नेट प्रेजेंट वैल्यू या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो इसमें कोई भी डिफरेंट फॉर्मूले नहीं है, बस इन्हीं की फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इन्हीं की एप्लीकेशन है। तो उसमें हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो हम लोग अभी फिलहाल फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी नीड नॉट हैव एनी सेपरेट फॉर्मूलाज फॉर ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 4 एज वेल। चलो सर अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर 5 नाउ कमाल की बात यह है कि इवन दो इस चैप्टर में यूजुअली ट्रेडिशनली कन्वेंशनली देखा जाए तो बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे रहते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले कभी यूज किए ही नहीं है इस चैप्टर के लिए, राइट। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो प्लीज वॉच द यूट्यूब सीरीज मिडिल स्टंप आउट, आपको इसी चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मिडिल स्टंप आउट की। उसके शुरू के 3 लेक्चर्स देखिएगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के। हम लोगों ने इतने लिमिटेड फॉर्मूला में सारी चीजें कंप्लीट किए ना, मतलब मजा ही आ जाएगा, एक्चुअली बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो जितने फॉर्मूले मैं यूज करवाता हूं मैं उसके बेसिस पे करवा रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं इसमें तो और फॉर्मूले हैं, ये है वो है, ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो ट्रस्ट मी गाइस, वी डू नॉट यूज दोस फॉर्मूलाज, वी डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ द फॉर्मूलाज व्हिच आर गिवन इन द बुक, क्योंकि हम लोग सब कुछ लॉजिकली समझते हैं, राइट। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वगैरह जो है वो उनके फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन लॉजिकली बाय अस इन द क्लास। तो आप लोग मिडिल स्टंप आउट वाली सीरीज देख सकते हो, या फिर आप लोग स्पेशल क्लासेस में जो मेरे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ओरिजिनल लेक्चर्स हैं आप उनको भी देख सकते हो। Everything is very logical, right? तो सबसे पहली चीज लिखो, n items can be arranged in a
straight line in n factorial ways. ठीक है, n items can be arranged in a straight line in n factorial ways. दूसरा, मैंने आपको बताया था कि हमें permutations तो पता ही नहीं क्या है, ठीक है, हमें तो combinations पता है, ठीक है. All we know is कि अच्छा आइटम्स को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है. ऑल वी नो इज आइटम्स को हम लोगों को सेलेक्ट करना है. सिलेक्शन के बाद देखते हैं क्या उनको अरेंज भी करना है. अगर अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल वेज में तो अरेंजमेंट होता है. तो आ जाओ, देखो मैं आप लोगों को याद कराता हूं. नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर आइटम्स फ्रॉम अ सेट ऑफ n items. Number of ways of selecting r items from a set of n items is equal to ncr is equal to ncr. ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग पूछा है तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है इसका. ठीक, नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग r items from a set of n items is equal to npr. लेकिन मैं npr कभी कराता ही नहीं हूं, मैं npr कभी कराता नहीं हूं. मैं क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि सेलेक्ट आपने कर लिया ना. सेलेक्ट कैसे किया? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल से आपने सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, नाउ यू नो हाउ टू अरेंज n आइटम्स, यू नो हाउ टू अरेंज n आइटम्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन n फैक्टोरियल वेज. तो अभी आपने r आइटम्स को जब सेलेक्ट कर लिया तो देखो क्या r आइटम्स को अरेंज भी करना है. अगर हां तो फिर मल्टीप्लाई कर दो r फैक्टोरियल से, तो मल्टीप्लाई कर दो r फैक्टोरियल से, बस बात खत्म हो जाती है. अल्टीमेटली यही आपका npr होता है, क्योंकि यहां पर r फैक्टोरियल कट जाता है, बचता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और यही आपका क्या हो जाता है? npr. इसी को आप लोग npr बोलते हो, जो किताबों में npr लिखा रहता है, राइट. इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं कि एक पर्टिकुलर आइटम तो आपका सिलेक्टेड होना ही चाहिए, एक पर्टिकुलर आइटम तो आपका सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन दो आइटम्स को हमेशा साथ में होना चाहिए, इन दो आइटम्स को तो कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए. ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को लॉजिकली बताई हुई हैं, राइट. इनमें मैंने कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कराया है, कभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं कराया है. द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 items out of 12 items such that one particular item is always included. Logical. The number of ways of selecting 4 items out of 12 items such that one particular item is never included. Logic. The number of ways of arranging 12 items such that 2 particular items are always together. Logic. The number of ways of arranging 12 items such that 2 particular items are never together. Logic. ये सारी की सारी चीजें एकदम लॉजिकली आप लोगों को समझाई हुई हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मुलाज गिवन इन द बुक आल्सो ओवर हियर. क्यों? क्योंकि फॉर्मुलाज जितने ज्यादा लिखूंगा आप लोग अननेसेसरीली कंफ्यूज होंगे, राइट. तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटली लॉजिकल और आप लोगों को लॉजिक से चलना है, तो यहां पर मैं फालतू के फॉर्मुलेज आप लोगों को नहीं लिखवाऊंगा, राइट. पॉइंट नंबर 4 बस आप लोग इतना लिख लो. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n items in a circle is equal to n minus 1 factorial. Number of ways of arranging n items in a circle is n minus 1 factorial. All right. तो जितने भी लॉजिकल एरियाज थे वहां पर जितने भी फॉर्मूले यूज होने थे वो सारे के सारे हम लोग लिख चुके हैं. नाउ देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जिन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो वहां पर मैंने आप लोगों को कहा चलो ठीक है यार, इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला देख लो, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं और वहां पर कुछ खास कंफ्यूजन नहीं होता. अगर क्वेश्चंस आते हैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. सी प्लीज अंडरस्टैंड, जो इतनी सारी चीजें अभी मैंने आप लोगों को बोली, ये लॉजिक वो लॉजिक ये लॉजिक वो लॉजिक, वो मैं जानबूझ के इसलिए नहीं करवाता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन में कोई भी कभी भी चेंज हो सकता है, राइट. तो अगर आप लोग फॉर्मुलों से चलोगे ना कि फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला याद करके चले गए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो वो कभी हो नहीं पाता. बिकॉज द मोमेंट इट चेंजेस द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा सी भी चेंज हुई ना तो क्वेश्चन का पूरा मतलब चेंज हो गया और आपका रटा रटाया फॉर्मूला एकदम बेकार हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है, राइट. दैट इज व्हाई मैं फॉर्मूले करवाता ही नहीं हूं. लेकिन अब जो मैं आप लोगों को फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के फॉर्मूले इसीलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम सेट, वो एकदम
मतलब सेट फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कभी कोई ट्विस्ट आता ही नहीं है। दैट इज व्हाई आई से कि यार ठीक है ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनके लॉजिक में मत घुसो, क्योंकि इनके लॉजिक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और कभी आता वाता है नहीं, ठीक। कभी कभी इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, तो उसके लिए आप फॉर्मूले लिख लो, तो वो मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं। लिखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, द नंबर ऑफ necklaces, the number of necklaces formed with n beads, formed with n beads of different colors is half into n minus 1 factorial, half into n minus 1 factorial. Point number 6 लिखो, number of ways of selecting some or all items, number of ways of selecting some or all items from a set of n items, from a set of n items। यहां पर लिखो पॉइंट नंबर A, when there are two choices, when there are two choices for each item, when there are two choices for each item, तो आपका हो जाता है 2 raised to the power n minus 1, ठीक। पॉइंट नंबर B लिखो, when there are 3 choices for each item, यह आपका हो जाता है 3 raised to the power n minus 1, 3 raised to the power n minus 1, ठीक है। आपके पास 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस है ट्रू और फॉल्स के, 10 क्वेश्चंस है आपके पास ट्रू और फॉल्स के। हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, तो हर क्वेश्चन में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स के, जिनमें से आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो अटेम्प्ट करो, चाहो तो ना अटेम्प्ट करो, तो मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हो गए, या तो ट्रू या तो फॉल्स या तो नो अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये अगर 3 चॉइसेस है हर आइटम के लिए तो 3 raised to the power n minus 1, अगर 2 चॉइसेस हैं तो 2 raised to the power n minus 1, ठीक। पॉइंट नंबर 7 लिखो, पॉइंट नंबर 7 लिखो, n plus 1 CR is equal to NCR plus NCR minus 1। पॉइंट नंबर 8 लिखो, NCR divided by NCR plus 1 is equal to R plus 1 upon n minus R, R plus 1 upon n minus R, और इसी में एक फॉर्मूला और है, NCR minus 1 upon NCR is equal to R upon n minus R plus 1, ठीक। पॉइंट नंबर 9 लिखो, if NCX is equal to NCY and x is not equal to y, then x plus y is equal to n. If NCX is equal to NCY and x is not equal to y, then x plus y is equal to n। ये जितने भी फॉर्मूले मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं ना, ये अगर आप लोग मेरी स्पेशल क्लास में जाओगे, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूं, एक सेकंड मैं आपको दिखा भी देता हूं, लेट मी जस्ट शो यू। आ जाओ जल्दी से, अनअकैडमी की वेबसाइट खोले तो मैं आपको दिखा देता हूं। यस, सो दिस इज द अनअकैडमी वेबसाइट, राइट। स्टार्ट लर्निंग पर आओ, आ जाओ भाई, हाँ, CA एंड CS पर आओ, CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट पर आओ, और उसके बाद यहां पर मेरा नाम सर्च करो, निशांत कुमार। मेरा नाम सर्च करने के बाद यहां पर मैं आपको दिखाई दूंगा। मैं जब यहां पर दिखाई दूंगा, स्क्रॉल करो, स्पेशल क्लासेस में यहां पर सी ऑल पर आ जाओ, और एकदम नीचे 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 जाते 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 पूरा एकदम एंड तक आ जाओ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस लिए, ये वाला सेशन बहुत पहले लिया था। एकदम नीचे नीचे आ जाओ, आ जाओ भाई, ये ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्पेशल क्लास दैट आई टुक, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पार्ट 1, राइट। तो अब आप पेज के एकदम नीचे तक आ गए, मतलब पूरा का पूरा पेज आपका लोड हो चुका है कंप्यूटर में, ठीक। कंट्रोल F करो और लिखो कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कॉम्बिनेशंस पार्ट 4 कंक्लूजन, कॉम्बिनेशंस पार्ट 4 कंक्लूजन, ठीक है। तो वॉच दिस सेशन,
वॉच दिस सेशन, कॉम्बिनेशंस पार्ट 4 कंक्लूजन। 1 मिनट 35 सेकंड का सेशन है ये, राइट। तो जितने भी फॉर्मूले अब मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाले, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बेसिस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या है, ये सारे का सारा आपको इस वाले सेशन में मिल जाएगा। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ओनली ऑन द फॉर्मूलाज, राइट। तो ये आपका हो गया, इफ NC(x) is equal to NC(y) and x is not equal to y, then x plus y is equal to n, राइट। फिर पॉइंट नंबर 10 लिखो, if NPX is equal to NPY, if NPX is equal to NPY and x is not equal to y, then x plus y is equal to 2n minus 1. X plus y is equal to 2n minus 1. If NPX is equal to NPY and x is not equal to y, then x plus y is equal to 2n minus 1. Point number 11. Point number 11 लिखो. The number of diagonals in a polygon of n sides. The number of diagonals in a polygon of n sides is 1 by 2 into n into n minus 3. Half n minus 3. Half into n minus 3. ठीक. Point number 12 लिखो. Point number 12 is division of items in a group. Division of items in a group. इसमें point number A लिखो. लिखो division of distinct items. Division of distinct items in a group. Division of distinct items in a group. इसमें point number 1 लिखो, equal items in every group. Equal items in every group. ठीक. फिर लिखो the number of ways to divide n items. The number of ways to divide n items. Items की जगह कर दो students, n students. The number of ways to divide n students into k groups of h students each is given by n factorial divided by k factorial into h factorial raised to the power k. n factorial upon k factorial into h factorial raised to the power k. फिर point number 2 लिखो, unequal items in every group. Unequal items in every group. फिर लिखो the number of ways to divide n items into 3 groups one containing A items, the second containing B items, and the third containing C items, such that A plus B plus C is equal to N is given by N factorial upon A factorial, B factorial, C factorial. The number of ways to divide n items into 3 groups, one containing A items, the second containing B items, and the third containing C items, such that A plus B plus C is equal to N is given by N factorial upon A factorial, B factorial, C factorial. ठीक है, ये आपका चल रहा था पॉइंट नंबर ए,
ठीक है, डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स इन अ ग्रुप, डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स इन अ ग्रुप। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी लिखो, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इन ग्रुप्स। लिखो, the number of ways to divide n items, the number of ways to divide n identical objects, the number of ways to divide n identical objects into k groups of h items each is given by n factorial upon h factorial raised to the power k, n factorial upon h factorial raised to the power k। ये चल रहा था पॉइंट नंबर 12। आ जाओ पॉइंट नंबर 13 पर। पॉइंट नंबर 13, सोचो अगर ये जो मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर वो सारे क्वेश्चंस लॉजिकली नहीं करते तो ऑलरेडी इतने फॉर्मूले हैं, तो और कितने फॉर्मूले हो जाते हैं, इसलिए बच्चा डरता है इसमें। 13th, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन अ नंबर, ठीक है। इसमें लिखो Step 1, express the number n in the form of n is equal to p raised to the power a into q raised to the power b into r raised to the power c, where P, Q and R are the prime factors of the number n, Step 2, use the formula number of factors of n is equal to a plus 1 into b plus 1 into c plus 1, a plus 1 into b plus 1 into c plus 1, and then you have the last 14th point, the maximum number of points of intersection, of n circles will be n into n minus 1. Maximum number of points of intersection of n circles will be n into n minus 1. The maximum number of points of intersection of n circles will be n into n minus 1. मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो है ना पॉइंट नंबर 5 से लेकर पॉइंट नंबर 14 तक जितने भी हमारे रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे मैंने अभी जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले स्पेशल क्लास दिखाई, उस वाली स्पेशल क्लास पे आपको इन सभी रिजल्ट्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अलोंग विद कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो आप लोग ये उससे देख सकते हैं। बाकी हमारा चैप्टर 5 का भी फॉर्मूला का मैराथन होता है खत्म। आइए सर चैप्टर 6 शुरू किया जाए। तो यहां पर सब लोग आप लोग हेडिंग डाल दो, चैप्टर 6। सबसे पहले we'll talk about arithmetic progression। तो यहां पर लिखो nth term of an AP is equal to, यानी Tn of an AP is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो ये आपका, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, Tn है ना। a is the first term, n is the
n is what? n is the nth term तो है ही आपका. d is your common difference. d is your common difference. ठीक. उसके बाद arithmetic mean between two terms t1 and t2 is given by t1 plus t2 divided by 2. t1 plus t2 divided by 2. Third, sum of the first n terms of the series n by 2, 2a plus n minus 1 into d. ठीक है. Fourth, sum of the entire series when you know the first and the last term. Sum of the series when first and last terms are known. Sn is equal to n by 2 a plus l. ठीक. इसी में आपका आ जाता है नंबर ऑफ टर्म्स when first term, number of terms when a, l and d are known. First term, last term and common difference is known. तो ये आपका क्या आ जाता है? n is equal to l minus a upon d plus 1. l minus a upon d plus 1. Right? So this completes your arithmetic progression. Geometric progression पे आ जाते हैं. Tn is equal to a into r raised to the power n minus 1. r क्या है आपका? Common ratio. r is common ratio, right? Geometric mean, nth root of the product of n numbers. Nth root of the product of n numbers, everybody knows it. Sum of the first n terms of the series is equal to a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r, where r is less than 1. Where r is less than 1. ठीक है. या is equal to r raised to the power n minus 1 upon r minus 1, where r is greater than 1. Where r is greater than 1. ठीक है. Sum of infinite terms of GP, a upon 1 minus r, where r is less than 1. ठीक है. और अगर आपका r आपका ग्रेटर देन 1 है तब तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक. फिर यहां पर डालो हेडिंग स्पेशल सीरीज. स्पेशल सीरीज हम लोगों ने ऊपर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेडिंग नहीं डाली ना. चलो कोई बात नहीं, आप लोग डाल लेना. ठीक है. स्पेशल सीरीज में लिखो सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers is equal to n into n plus 1 divided by 2. Sum of first n odd numbers is equal to n square. Sum of squares of first n natural numbers is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6. Sum of squares of first n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Next, sum of cubes of first n natural numbers. Sum of cubes of first n natural numbers.
इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर। फिर लिखो sum of the series, sum of series such as 1 plus 1 1 plus 1 1 1 plus 1 1 1 1 plus dot 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 to n terms, to n terms, ठीक है, is equal to नंबर अपॉन 9, नंबर मतलब जैसे यहां पर 1 है तो यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सपोज होता है 7 77 777 प्लस 7 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स, तो यहां पर आपका आ जाता 7, ठीक है। तो नंबर अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n, ठीक है। फिर लिखो सम ऑफ सीरीज सच एज 0.1 प्लस 0.11, या चलो इसको ऐसे ले लेते हैं 0.7 कर लेते हैं इसको, 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 7 बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर n अपॉन 9। ये तो अभी जैसे यहां पर 7 था तो यहां पर 7 आ गया, यहां पर अगर सपोज 9 होता या यहां पर सपोज 11 होता तो यहां पर आपका 11 आ जाता एंड सो ऑन, बात खत्म। सीक्वेंस एंड सीरीज में ज्यादा कुछ है ही नहीं, बाकी सब कुछ एकदम लॉजिक पे चलता है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला आपके पास है नहीं। मुश्किल से 7 मिनट लगे सारे के सारे फॉर्मूले करने में सीक्वेंस एंड सीरीज के। फिर आ जाते हैं सर चैप्टर 7 पर। इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मूले तो है नहीं, ये भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल ही है और प्रोसेस बेस्ड है ना। ये जो चैप्टर 7 है आपका सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मूले तो है नहीं, पूरा का पूरा प्रोसेस बेस्ड है, राइट। कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल फॉर्मूलों जैसी कोई चीज नहीं है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट इन द प्रॉब्लम्स, राइट। अपने पास फंक्शंस में भी कोई खास फॉर्मूले नहीं है, कुछ खास क्या कुछ भी फॉर्मूले नहीं है, जो भी थोड़े बहुत 2-4 फॉर्मूले वो सेट्स वाले चैप्टर में, और वो भी ऐसे बच्चों वाले फॉर्मूले के मतलब उसको क्या ही बताओ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग यहां पर हेडिंग डालो। पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, तो ये आपका क्या हो जाता है 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। 2 रेज टू द पावर n, सॉरी 2 रेज टू द पावर n प्रॉपर सबसेट्स हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट आपका हो गया 2 रेज टू द पावर n, फिर हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या हो जाता है आपका यूनिवर्सल सेट माइनस a, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आपका सपोज ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस द सेट ए। फिर इसमें आपके पास एक डिमॉर्गन्स लॉ आ जाता है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। देन वी हैव cardinal number of A union B is equal to cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A intersection B. Then we have cardinal number of A intersection B. Obviously ये A intersection B आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये वाला आपका राइट साइड चला जाएगा, तो ये अननेसेसरली फॉर्मूला बढ़ाने की बात है बट फिर भी लिखवा दे रहा हूं, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B, ठीक। अगर मान लो 3 सेट्स हैं आपके पास तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ना सेट्स पे, वो सारी की सारी हम लोगों ने लॉजिकली वेन डायग्राम्स के थ्रू की हुई हैं,
राइट। तो अदरवाइज उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले होते रहते हैं, बट हम लोगों ने बहुत आराम से वो सारे फॉर्मूले अवॉइड किए थे यूजिंग वेन डायग्राम्स, राइट। तो अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आता है तो बस इसका मैंने आपको बताया था, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर आपको निकालना होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी यार क्या कर रहा हूं मैं, प्लस हो जाएगा, सबके साइंस बदल जाएंगे ना, सबके साइंस बदल जाएंगे, मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूं। अगर आपको कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा तो ये सारे के सारे टर्म्स आपके, ये वाला टर्म 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 ये वाला टर्म, ये सारे के सारे टर्म्स आपके दूसरी साइड चले जाएंगे, है ना। तो योर इक्वेशन विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड दैट्स इट, n of plus n of b intersection c, that's it, right। फिर लिखो नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a एंड b। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b, n ऑफ a इंटू n ऑफ b। बस इतने फॉर्मूले हैं आपके पास सेट्स में, बाकी तो उसके बाद आपके रिलेशंस आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, उसमें कुछ आपके पास फॉर्मूले है ही नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन लॉजिक, राइट। So this completes our formula marathon, this completes our mathematics formula marathon, और कल हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला मैराथन। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। कुछ भी चीज़ अगर आप लोग और चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिखना, चैट्स में मत लिखना, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये चीज़ और चाहिए या ये और चाहिए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए वो भी लेकर आ जाऊँगा डेफिनेटली। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू गाइस लेटर नाउ। अब आप लोग ये फॉर्मूला शीट आप लोगों की बन गई है, अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज करिए एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। टेक केयर, बाय बाय।